कि कल मैं कुछ सिलेक्शन पढ़ रहा था, उसी में से ये डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म में। तो लेनिन के लिए एक चीज ये भी बड़ी है हमें कि मार्क्सिस्ट पॉलिटिक्स में, और जैसे कि नारोडनिक की पॉलिटिक्स थी कि वो ज्यादातर साजिशी हवाले से और एक तरह से कंस्पिरेटोरियल पॉलिटिक्स थी 1870 में, खासकर जब उनकी ये पीपल्स विल की जमात बनी और उसके इकट्ठे हुए। और लेनिन ने जब ये किताब भी लिखी है डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म 1890 के अवाखिर में, और ये वही दौर है जिसमें सोशल डेमोक्रेसी जो है आहिस्ता आहिस्ता रूस में जो है जड़े पकड़ रही है। और इस बीच में डिबेट बड़ी तेज हुई सियासी हवाले से, क्योंकि ये नरोड ने इसका मार्क्सिस्ट पॉलिटिक्स पे जो है बहुत ज्यादा तनकीद थी कि आप जिस तरह से इंकलाब लाना चाहते हैं, जिस तरह से तब्दीली लाना चाहते हैं, वो बेसिकली बुनियादी गलत है। और लेनिन उनको ये जवाब दे रहे हैं कि चूंकि आप रूसी समाज को सही तरह से नहीं समझ पा रहे कि उस में सरमाएदाराना रिश्ते किस तरह से जो है वो दाखिल हो चुके हैं, और उसने जैसे फाद ने जिक्र किया और आपने जिक्र किया कि वो डिफ्रेंसिएशन का अमल हो गया और पेजेंट्री भी तकसीम हो गई। तो अब आपको अगर सियासत करनी है तो वो कुल सरमाएदारी निज़ाम के साथ आपने इंगेज करना होगा सियासी लेवल पर। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स है, और इसलिए लेनिन की पॉलिटिक्स भी सारी उसकी घूमती है कि वो सोशल डेमोक्रेसी, उसका मॉडल भी पॉलिटिक्स का वो ज्यादातर जर्मनी और ऑस्ट्रियन सोशल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है उसी मॉडल को वो यूरोप उसमें रूस में लाना चाह रहे हैं। तो अयाज साहब अगर कोई मजीद इस बात में ऐड करना चाहते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और साम्राज्य वाली डिबेट में बिल्कुल, मैं बस मुख्तसरन बिल्कुल ये फहाद ने जो होम मार्केट वाली बात की ये बहुत अहम है। बल्कि जो डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया जो किताब है उसका मेन टाइटल डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया है, लेकिन उसका जो सब टाइटल है वो इसी तरह कुछ है कि डेवलपमेंट ऑफ होम मार्केट के हवाले से। मुझे एग्जैक्ट उसका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन अगर आप उसको जाके पढ़े तो उसका होम मार्केट का उसमें जिक्र है। तो उसमें वो बेसिकली जैसे कि फहाद ने कहा बुनियादी बात जो की, और जो शहाब ने भी कहा कि भाई वो एक पेजेंट्री का आइडियलाइज्ड और एक यूनिफाइड एक यकसुयत वाली शक्ल से हटकर एक डिफरेंशिएशन की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि लेनिन ये तमाम चीजें जो है इसको अपनी सियासी अमल और सियासी प्रैक्टिस और सियासी नजरियात तसव्वुरात से जोड़ता चला जा रहा है। अब इसी हवाले से जो है वो लेनिन ने ये जो इस डिफरेंशिएशन का जो तज्जिया किया, जो एनालिसिस किया है इस किताब में, इस टेक्स्ट में, इसके मुताबिक ही वो फिर जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी बाद में आगे जाके बनती है, उसकी भी जो सियासी स्ट्रेटेजी है वो इसकी बुनियाद पर जो है ना उस्तवार करता है। तो मिसाल के तौर पर शुरू में ये तसव्वुर था कि भाई ये जो कुलाक हैं जो कि कैपिटलिस्ट फार्मर बन रहे हैं, ये रशिया में जो तरक्की है, जो सरमायादारी तरक्की है, इसका एक बेस बनेंगे, और रशिया में जो है ना वो बुर्जुआ डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन आएगा, और ये जो बड़ा जमींदार तबका है इसको जो है ना वो ओवरथ्रो कर देंगे, और यहाँ पर एक प्रॉपर कैपिटलिज्म आएगी। लेकिन लेनिन का इस हवाले से जो तसव्वुरात थे लेनिन के, वो तब्दीली भी होती है उनमें, और खासतौर पर 1902 में एक पेजेंट अपराइजिंग होती है पूरे रूस में, और उसके बाद सबसे बड़ी जो 1905 का इनकलाब जिसको कहा जाता है, जिसके तहत ज़ारे रूस ने फिर थोड़ी बहुत कंसेशंस दी, पार्लियामेंट बनी एंड सो ऑन, उसमें भी पेजेंट्री का एक बहुत बड़ा किरदार है। जिसके बाद और उस जो 1905 के इनकलाब और उसके आसपास जो भी डेवलपमेंट जो तब्दीलियां आ रही थी, उसके तहत फिर लेनिन ने ये अपना एक जो जाविया था वो बदला, और उसने ये कहा कि भाई अब हमें जो लेफ्ट की सियासत है, जो यहाँ के तरक्की पसंद पार्टियां हैं, इन्होंने जाकर जो पुअर पेजेंट्री है रूस में, जो पुअर पेजेंट्री अब डेवलप हो गई है, जिसमें वो भी हैं जो मज़ारे हैं या जो हस्सा बटाई शेयर क्रॉपिंग करते हैं, और वो भी हैं जो कि लैंडलेस लेबरर हैं, जो कि उजरती मजदूरी की तरफ, वेज लेबर की तरफ जा रहे हैं, उनसे जाके अब हमें अलायंस बनाने पड़ेंगे रशिया में इनकलाब के अमल को जो है ना वो तरवीज देने के लिए, उसको मजीद आगे बढ़ाने के लिए। ऑफ कोर्स इसमें बहुत बड़ी डिबेट है कि रशिया लेनिन की जो पार्टी थी और जो बोल्शेविक रुझान था वो कितनी ज्यादा सक्सेसफुल रही, कितनी ज्यादा कामयाब रही पेजेंट्री में अपना काम आगे बढ़ाने के हवाले से। और इसमें और ये जो पेजेंट्री का सवाल है कि भाई किस जो डिफरेंशिएटेड पेजेंट्री है, इसमें मिडिल पेजेंट्री है, रिच पेजेंट है, पुअर पेजेंट है, इसमें किस हिस्से से, किस परत से जाकर जुड़त बनानी है, किस परत से जाकर जो है ना वो एक इनकलाबी अलायंस बनानी है शहरी मेहनतकश तबके को, ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट रही इनकलाब रूस से पहले भी और इनकलाब रूस के बाद भी। और अगर मैं बहुत सादा सी अगर बात कर दूं तो बल्कि आप ये देख सकते हैं कि बाद में जो बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई सोवियत यूनियन में, जो स्टालिन और ट्रॉट्स्की के दरमियान जो कंट्रोवर्सी हुई, जो फिर बाद में स्टालिन बुखारिन के दरमियान कंट्रोवर्सी हुई, जो बाद में जिसको हम सो कॉल्ड कलेक्टिवाइजेशन
जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोसेस हुआ जिसके तहत बहुत ज़्यादा जानें ज़ाया हुई, बहुत ज़्यादा खून खराबा भी हुआ। उससे पहले वॉर कम्युनिज्म जब हुआ इनकलाब रूस के बाद, जब 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 साम्राज्यिक कुव्वतों ने मिलकर रूस पर हमला कर दिया, सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया, तो ये तमाम जो डिबेट्स थी ये बुनियादी तौर पर पेजेंट के हवाले से डिबेट्स थी। ये तमाम डिबेट बुनियादी तौर पर पेजेंट क्वेश्चन पे डिबेट थी कि भाई पेजेंट्री का जो देही जो तबकात है इनका शहरी तबकात के साथ क्या ताल्लुक होगा, एग्रीकल्चर का इंडस्ट्री के साथ क्या ताल्लुक होगा, और ये जो पेजेंट्री के अंदर जो डिफरेंशिएशन आ रही है, जो मुख्तलिफ तबकात पैदा हो रहे हैं, इनका सोशलिज्म की तरफ जो बढ़ना चाह रहा था सोवियत यूनियन, इसका इस ट्रांजिशन में इनका क्या किरदार होगा। तो कहने का मतलब ये है कि लेनिन बार बार जो है वो अपनी जो जो सियासी जो नजरियात और जो तस्वुरात है, खासतौर पर जो अलायंस बिल्डिंग है, इसको बार बार इस पर नजरसानी कर रहा है, खासतौर पर 1905 के इनकलाब के आसपास और उसके बाद। और जैसे कि मैंने कहा कि बाद में सोवियत यूनियन में भी ये बहुत अहम डिबेट्स हो जाती हैं। और ऑफ कोर्स जैसे कि फहद ने जिक्र किया, ये बाकी तीसरी दुनिया में जब हम माओ पर आएंगे एंड सो ऑन फेनॉन पर जब हम आएंगे तो हम देखेंगे ये जो पेजेंट्री के हवाले से डिबेट्स हैं ये बहुत अहम है इनकलाब के हवाले से। इसके अलावा अगर कोई बहुत ही एक मुख्तसर सा पेपर है पाकिस्तानी सोशियोलॉजिस्ट हमजा अलवी का, एक्चुअली और बड़ा अच्छा पेपर है, पेजेंट्स एंड रेवोल्यूशन। इसमें वो बात करते हैं कि पेजेंट्री के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, मुख्तलिफ जो तबकात हैं, मुख्तलिफ परतें, उनका रूसी, चीनी और हिंदुस्तानी कॉन्टेक्स्ट में क्या किरदार रहा है। तो अगर मुख्तसरन अगर किसी को कुछ पढ़ना है इस हवाले से कि पेजेंट्री का और का लेनिन की सोच में क्या किरदार रहा, तब्दीली क्या आती रही, और सियासी अमल की जुड़त और अलायंस बिल्डिंग वगैरह में क्या एक डिबेट रही, तो वो मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों को कि वो हमजा अलवी का पेजेंट्स एंड रेवोल्यूशन के हवाले से जो पेपर है वो जरूर पढ़ें। और यही जो जो सियासी अमल से जो कलीदी जुड़त है, उज़वियाती जुड़त है लेनिन के तमाम थियोराइजेशन की, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया में, वही फिर हमें जाके जाकर जो हम जब अब सभी साम्राज्यत की तरफ जो हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, साम्राज्यत और इंपीरियलिज्म की जो लेनिन की जो थ्योरी और थियोराइजेशन है, वो जो गाइडिंग थ्रेड है, जो यूनाइटिंग थ्रेड है इन तमाम मुख्तलिफ तहरीरों में, तमाम मुख्तलिफ तसानीफ में, वो सियासी अमल, सियासी डिबेट्स और वसी तर जो सियासी सियाक व सबाक है जिसमें लेनिन इंटरवेन करना चाह रहा है, वो इन दोनों तसानीफ, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया और जिसकी तरफ अब हम बढ़ रहे हैं, इंपीरियलिज्म, हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म या लेटेस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, उसमें जो गाइडिंग थ्रेड है वो ये कि जो चेंजिंग पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो बदलती हुई सियासी सूरत हाल है इनकलाबी तहरीक के हवाले से, रूस के हवाले से, यूरोप के हवाले से, ये वो है। मैं थोड़ा सा अगर इसमें हाँ मैं जी सॉरी शाहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं बस थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, और अगर इफ यू अलाउ मी टू देन कंटिन्यू फ्रॉम देयर टू इंपीरियलिज्म, द हाई स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, तो मैं वो भी कर दूंगा। नहीं, ये जो आपने जो खासतौर पे पेजेंट के हवाले से बात की, पेजेंट के क्वेश्चन के हवाले से, ये सवाल जो था ना, ये बहुत अहम था। असल में तो सवाल सारा ये था ना कि कोई रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर है कि नहीं है। और वही जो हम बाद मेरे ख्याल में हम अपनी फॉर्मल रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले भी बात कर रहे थे कि अच्छा पेजेंट जो था वो एक मेरोनिक्स के अंदर जो था एक आइडियलाइज किस्म का, उसका एक आइडियलिस्टिक किस्म का कंसेप्शन था ना कि अच्छा बस पेजेंट जो है वो एक ऐसी फिगर है जिसके अंदर कोई अपनी डिफरेंशिएशन नहीं है। और इसकी तो सारी की सारी जो बातचीत है वो लेनिन की, वो इसी बात के ऊपर है कि नहीं, पेजेंट के अपने अंदर भी जो है वो बहुत सारे मतलब एक शेड्स ऑफ ग्रे हैं, और हमें बेसिकली अपनी मर्जी का, क्योंकि वो उसके लिए लेनिन के लिए तो जाहिर बात है कि एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि हम जो अपनी इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स को, इंटेलेक्चुअल सोच को यूज कैसे कर सकते हैं पॉलिटिकल एक्शन के लिए, और उन दोनों का, पॉलिटिकल एक्शन का और इंटेलेक्ट का आपस में कोई डायलेक्टिकल रिलेशनशिप है, वो कैसे तो वो ये सब कुछ जो था वो ये था कि अच्छा हम हमारे लिए पेजेंट्री का कौन सा तबका जो है वो जो, या पेजेंट्री के अंदर कौन सा हिस्सा जो है उसका, वो हमारे लिए एक रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल है। और ये बात वो अपने आप इसी किताब का जो डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया देखें, और इसका पूरा टाइटल जो है वो फॉर्मेशन ऑफ द होम मार्केट फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन रशिया है। तो इस तरह करके इसका टाइटल है। तो इसके अंदर भी इसके सेकंड प्रेफेस के अंदर भी ये बात करते हैं कि पेजेंट्री के अपने अंदर जो है उसकी एक बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी पुल्स हैं उसके ऊपर, कि एक तरफ उसका एक हिस्सा जो है वो जा रहा है विश्वासी की तरफ, वो चाहता है कि ये अच्छा जो कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर की तरफ जा रहा है, और दूसरा जो है वो जो एग्रीकल्चर प्रोलेटेरिएट है वो उसकी तरफ उसकी तरफ भी उसकी पुल है। तो हमें बेसिकली इसका ये जो रेवोल्यूशनरी हिस्सा है उसको आइडेंटिफाई करना है, जिसके साथ हम अलायंस पे जाके अपने पॉलिटिकल एक्शन कर सकते हैं।
आई थिंक तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरी बात वो ये जो निरोधनिक्स को वो कहता था कि उनको समझ में नहीं आई कि उनका ख्याल है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो जिस चीज़ को डिस्ट्रक्शन समझते थे कि जी अच्छा पेजेंट्री खत्म हो रही है और वो किसी और इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर, वो तो कहता है कि ये कैपिटलिज्म की एडवेंट में होता ही यही है कि जो एग्रीकल्चर की जो लेबर फोर्स है, वर्क फोर्स है, वो रिड्यूस होती है और इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स बढ़ती है। So the increase in industrial workforce happens at the expense of a reduction in the agricultural workforce. ये हो नहीं सकता कि जी अच्छा दोनों ही वर्कफोर्स जो हैं वो साथ साथ बढ़ती है। बल्कि जब कैपिटलिज्म एडवांस किसी इकोनॉमी के अंदर एडवांस करना शुरू करती है तो उसका एक मोटिव ये भी होता है कि वो जो एग्रीकल्चर वर्कफोर्स है उसको कम से कम करे। और हमने ये बात तो अगर हमें ये बात उस वक्त अजीब लगती थी लोगों को, लेकिन अब तो हमने हिस्टोरिकली भी देख लिया। पाकिस्तान के पिछले 70 साल की आप एक टेंडेंसी देख लें, जब पाकिस्तान बना था 47 के अंदर तो तकरीबन हमारी 80-85% आबादी जो थी वो एग्रीकल्चर लेबर फोर्स जो थी वो एग्रीकल्चर से मुंसलिक थी। अब हमारी जो है वो सिर्फ 40 से 45% तक की आबादी जो है वो लेबर फोर्स जो है सॉरी वो एग्रीकल्चर से। तो ये जो उसकी जो इंसाइट्स थी वो मेरे ख्याल में जो इस पैम्फलेट के अंदर इसके अंदर मैंने जब ये बहुत पहले पढ़ा था तो उस वक्त मैंने जाहिर बात है वो सब कुछ नहीं पढ़ा था जो मैं अब पढ़ चुका हूँ इकोनॉमिक्स के हवाले से, तारीख के हवाले से। तो अब मैंने जब इसको दोबारा देखना शुरू किया तो इसके अंदर मुझे जो चीज़ें लगी वो बहुत इंसाइट्स की, बहुत मतलब बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंसाइट। और इसी से जो उसका फिर वो जो होम मार्केट की डेवलपमेंट थी फिर उसकी के बाद, और वो यही बात की थी वो अगर आप इजाजत दे तो आई कैन एक्चुअली कम टू द सेकंड पैम्फलेट। जो एक जो लेनिन जो एक बात कहता था कि वो ये नहीं कहता था कि जी अच्छा फॉरेन मार्केट की जरूरत नहीं है या फॉरेन मार्केट जो है वो उसकी अहमियत नहीं है कैपिटलिज्म के अंदर। वो इस तरह से वो ये नहीं था कि वो निरोधनिक्स को कम्प्लीटली डिनाई कर रहा था कि जी अच्छा ये कह रहे हैं कि गलत बात कह रहे हैं कि हमें कैपिटलिज्म को जरूरत ही नहीं। वो ये लेकिन वो ये कहता था कि ये सिर्फ शर्त नहीं है कैपिटलिज्म के डेवलपमेंट। ठीक है, सो वो अब आप इसी पैम्फलेट के अंदर एक्चुअली मुझे ये मैंने कल भी जब ये पढ़ा था तो मुझे वो दो रीजंस हमें देता है बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के कि ये क्या जरूरत है कि एक कैपिटलिस्ट कंट्री को एक फॉरेन मार्केट की जरूरत है। ठीक है, तो वो ये कहता है कि जी अच्छा जिस तरह और वो ये कहते थे कि निरोधनिक्स का सिर्फ कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, क्योंकि मैं कुछ चीजें यहाँ से डायरेक्टली अगर आई वुड लाइक टू रीड देम डायरेक्टली फ्रॉम द बुक, तो वो निरोधनिक्स ये कहते थे कि जी अच्छा ये रियलाइजेशन सरप्लस वैल्यू की नहीं हो सकती जब तक कैपिटलिस्ट के पास फॉरेन मार्केट ना हो। तो वो ये कहता था लेनिन का इसके ऊपर जवाब क्या था कि द नीड फॉर अ कैपिटलिस्ट कंट्री टू हैव ए फॉरेन मार्केट इज नॉट डिटरमिन्ड एट ऑल बाय द लॉज ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द सोशल प्रोडक्ट एंड सरप्लस वैल्यू इन पर्टिकुलर, but firstly by the fact that capitalism makes its appearance only as a result of widely developed commodity circulation which transcends the limits of the state। यानी कि कमोडिटी सर्कुलेशन को जो है वो सिर्फ एक मुल्क के अंदर कैद नहीं किया जा सकता, वो तो ग्लोबली कमोडिटी सर्कुलेट करिए ना, क्योंकि सिर्फ एक मुल्क के अंदर कैपिटलिज्म डेवलप नहीं हो रही। बाय द टाइम ये पैम्फलेट लिखा जा रहा है, किताब लिखी जा रही है, तो पूरी दुनिया के अंदर कैपिटलिस्ट जो है, खास तौर पे रशिया का पूरा एक हिस्सा जिसका उसका वेस्टर्न यूरोप से जो कांटेक्ट था, वो वहां पे तो कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट बहुत सारे मुल्कों के अंदर बहुत अरसे से चल रही है। तो वहां पे तो कमोडिटी सर्कुलेशन को देखता है कि कमोडिटी सर्कुलेशन इज एक्चुअली अ ग्लोबल फिनोमेनन और इट इज देयरफॉर इम्पॉसिबल टू कंसीव अ कैपिटलिस्ट नेशन विदाउट फॉरेन ट्रेड, नॉर इज देयर एनी सच नेशन। यानी कि ये इम्पॉसिबल है कि जी एक ऐसी नेशन कैपिटलिस्ट नेशन हो जिसकी फॉरेन ट्रेड हो ही नहीं रही। मतलब कंसीव ही नहीं किया जा सकता ना अभी भी। अब ये हमें तो अगेन हमें अब तो ये बात बहुत ऑब्वियस लगती है कि हाँ हम फॉरेन ट्रेड के बगैर कैसे ले, हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम तेल कहाँ से लेकर आएंगे, हम और बहुत सारा रॉ मटेरियल जो चाहिए हमें चीज़ों बनाने के लिए, अपनी लोकल इंडस्ट्री के लिए भी हम कहाँ से लेकर आएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन बट ये जो है वो ये बात जो है ये आज से कोई 120 साल पहले 130 साल पहले ही देख रहा है। ये कह रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक ट्रेड एक नेशन के लिए फॉरेन ट्रेड के बगैर। और अगेन सो वो दूसरी बात ये कहता है कि जी अच्छा सेकेंडली द कंफॉर्मिटी बिटवीन द सेपरेट पार्ट्स ऑफ सोशल प्रोडक्शन in terms of value and their natural form, which was necessarily assumed by the theory of reproduction of social capital and which is actually established only as the average magnitude of number of continual fluctuation. This conformity is constantly disturbed in capitalist society owing to the separate existence of different producers working for an unknown market. So हमारे पास जो प्रोड्यूसर्स जो है ना वो भी कमोडिटी के प्रोड्यूसर्स हैं, वो भी ग्लोबली जो है हमारे पास जियोग्राफिकली स्कैटर्ड है। सो हमारे पास
जो जो फॉरेन कंट्री की जो फॉरेन मार्केट की जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो ये नहीं है कि ये हमको एक सरप्लस वैल्यू की रियलाइजेशन के लिए चाहिए, बिकॉज कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन ग्लोबली इज इंटरकनेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस कमोडिटी सर्कुलेशन, देयरफॉर it is impossible for any capitalist country in the world to not have a market, foreign market for its product. Right? डिटेल से आएंगे अयाज, मैं आपकी तरफ थोड़ा आऊंगा कि ये इस पंपलेट का जिसकी अभी फादी बात कर रहे थे, फॉरेन मार्केट्स और ये बड़ी रिलेटेड है आपस में, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म और ये इंपीरियलिज्म। तो मैं चाहूंगा कि आप जरा कॉन्टेक्स्ट बयान कर दें ये इस पंपलेट का कि इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है। जैसे कि आपने पहले बयान किया डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म की, और जी बाद में बड़ी खूबसूरत बात की कि लेनिन का हर तस्वीर जो है वो किसी इंगेजमेंट में जो है हमारे सामने आती है। तो आप जरा वो इंगेजमेंट क्या है, किसके साथ हो रही है और क्यों हो रही है, उसको रोशनी डालें, फिर हम बात की तरफ आएंगे। बिल्कुल। हमने पिछले प्रोग्राम में भी जब हमने डेविड मैकनाली साहब के साथ रोजा लग्जमबर्ग की इंपीरियलिज्म की थ्योरी पर बात की थी तो हमने थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट बताया था, और मुख्तसरन कॉन्टेक्स्ट ये है कि 19वीं सदी के एंड में और 20वीं सदी के शुरू में जिसका जो दौर है उसको हाई एरा ऑफ इंपीरियलिज्म कहा जाता है। 1870 की दिहाई में सरमायादाराना निज़ाम में एक क्राइसिस आता है, और उस क्राइसिस से निकलने के लिए जो इंपीरियलिज्म और कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस है उसको मजीद तक़वियत दी जाती है। बल्कि जो कॉलोनियलिज्म जो कि पहले से चली आ रही थी, 17वीं 16वीं सदी से शुरू हो गया था ये पूरा मामला, बल्कि 16वीं सदी से, जो 19वीं सदी और 20वीं सदी की जो कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म है उसका एक खास फर्क है। उसका खास फर्क क्या है उस पर फहद भी बात करेंगे, लेकिन उसकी एक खास क्वालिटेटिव स्पेसिफिसिटी है, मखसूसियत है, और इस हवाले से उसकी जो कलीदी जुड़त है सरमायादारी की, जो इस शक्ल से, जो उस जमाने में जो शक्ल थी, जो उसकी लेटेस्ट स्टेज थी, उस हवाले से बहुत बड़ी बहस छिड़ी सेकंड इंटरनेशनल में, जो कि उस वक्त मार्क्सिस्ट पार्टियों का जो मजमुआ था, जो एक इंटरनेशनल अलायंस थी, उसको सेकंड इंटरनेशनल कहा जाता है। इस डिबेट में बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें रोजा लग्जमबर्ग का जिक्र मैंने पहले ही कर दिया है। इसमें जर्मन पार्टी के और भी बहुत से, जो जर्मन पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी उस वक्त सेकंड इंटरनेशनल की, उसमें रूडोल्फ हिल्फरडिंग थे, उसमें कार्ल काउट्स्की थे, उसमें इवन जो कुछ लिबरल टेंडेंसी के लोग थे जो सेकंड इंटरनेशनल कैसा नहीं थे, लेकिन जैसे जे हॉब्सन, एक अंग्रेज पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, उन्होंने इस बारे में लिखा इंपीरियलिज्म के हवाले से। रशियन पार्टी के लेनिन के बड़े करीबी साथी थे निकोलाई बुखारिन, उन्होंने इस हवाले से लिखा। तो ये एक पूरी डिबेट छिड़ी थी सेकंड इंटरनेशनल में कि भाई इंपीरियलिज्म का सरमायादारी निज़ाम से क्या ताल्लुक है। अच्छा, लेकिन ये डिबेट महज एक नजरियाती या सिर्फ ख्याली तसव्वुराती डिबेट नहीं थी, इसके जो है ना वो सियासी इम्प्लीकेशंस बहुत थे। आप याद रखें कि 1914 में जब पहली जंग अजीम छिड़ती है तो सेकंड इंटरनेशनल कोलैप्स हो जाती है। सेकंड इंटरनेशनल कोलैप्स क्यों होती है? क्योंकि उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी है जर्मन पार्टी, वो जो है वो अपने हुक्मरान तबके के साथ मिलकर जंग करने पर आमादा हो जाती है, और उसकी वजह से जो इख्तलाफात पैदा होते हैं सेकंड इंटरनेशनल के अंदर, वो फिर लेनिन भी जो है ना इस बारे में सोचना शुरू करता है कि भाई ऐसी क्या सेकंड इंटरनेशनल के अंदर जो बड़े थ्योरिस्ट थे मार्क्सिज्म के, मिसाल के तौर पर कार्ल काउट्स्की, क्या उनका मार्क्सिज्म और मार्क्सी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो तनकीद थी उस हवाले से कुछ उनमें गलतियां थी, कुछ उनमें मसाइल थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस किस्म का सियासी रास्ता अपनाया जिसमें मेहनतकश तबके के मुख्तलिफ ममालिक के मेहनतकश तबका आपस में खूनी जंग, बल्कि दुनिया तारीख की सबसे खूनी जंग में जो है वो आपस में मुब्तला हो गए, उसमें फंस गए। और लेनिन जो है वो जो जब इंपीरियलिज्म का पैम्फलेट लिखते हैं तो वो यही बताना चाह रहे हैं कि भाई ये जो जंग हो रही है जंग अजीम, और इसके इर्द गिर्द जो कॉलोनीज की जो एक ग्रैब है, एक जो कंपटीशन है, जो साम्राज्यत है, इसका एक कलीदी एक अज़वियाती जुड़त है सरमायादारी निज़ाम के साथ। ये महज कोई पॉलिसी नहीं है कि जी एक हुक्मरान तबका चाह रहा है तो उसने इंपीरियलिज्म कर दी, और किसी हुक्मरान तबके का दिल जो है वो साफ है तो वो इंपीरियलिज्म नहीं करेगा, वो साम्राज्य, वो नौ आबादियात नहीं बनाएगा। जो लेनिन की खास तौर पर जो मखसूसियत इस डिबेट के हवाले से, जो वो हॉब्सन से भी बात ले रहा है, जो वो बुखारिन से भी ले रहा है, जो वो रूडोल्फ हिल्फरडिंग से भी ले रहा है, रूडोल्फ हिल्फरडिंग ने फाइनेंस कैपिटल के हवाले से बात लिखी, वो मखसूस मैकेनिक्स बताता है जिसके जरिए सरमायादारी इस स्टेज पे पहुंचती जिसको वो मोनोपोली कैपिटलिज्म या फाइनेंस कैपिटल की जो स्टेज कहता है, और उस स्टेज में क्यों जो है वो कॉलोनीज और साम्राज्यत की तरफ
जो है ना वो सरमाएदार जो 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 सो कॉल्ड एडवांस ममालिक हैं, ये जो कोर के ममालिक हैं, वो बढ़ते हैं और इनका एक अज़वियाती, इनका एक कलीदी, इनका एक इंटीग्रल लिंक है कैपिटलिज्म के साथ, ना कि महज ये पॉलिसी हो। और लेनिन के लिए अगेन हम अगले प्रोग्राम में इस पर आएंगे, इस पर भी अगर अभी टाइम मिला तो बात करेंगे। तो लेनिन के लिए जब ये जो अज़वियाती है, ये जो कलीदी जुड़त निकालता है सरमायादारी और साम्राज्यत की, इसके तहत फिर लेनिन के जहन में, लेनिन की सियासत में बहुत ज्यादा तब्दीलियां आती हैं। उसके सियासी अमल के जो तस्वुर है, जो इनकलाब का जो सब्जेक्ट है, जिसका फहाद ने जिक्र किया था, इनकलाब का सब्जेक्ट, इनकलाब के एजेंट के हवाले से, इनकलाब के बेसिस के हवाले से उसके जहन में तब्दीली आती है, एक सोच में एक इर्तिका आता है, जो कि फिर बाद में हम मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम में, अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में फहाद जो है ना, उसकी जो मखसूस मैकेनिक्स है कि कैपिटलिज्म किस तरह इंपीरियलिज्म बनता है और इसका जो इंपीरियलिज्म की जो मखसूसियत है लेनिन के मुताबिक, इस पर मेरे ख्याल में फहाद की तरफ चला जाऊं। एक फाद मैं एक सवाल सिर्फ करना चाहूंगा, तो उसको भी जरा फिर आप जवाब दें उसका, कि लेनिन जब ये बात करते हैं इंपीरियलिज्म वाले में, इसके बारे में मोनोपोली और कंपैरेटिव कैपिटलिज्म की, तो वो एक खास ड्यूरेशन बताता है कि 1860 और 70 में कंपैरेटिव कैपिटलिज्म थी, और फिर 1870 के बाद और 1890 में खासकर ये कॉलोनियल पॉलिसी और कॉलोनियल एक्सपेंशन बहुत तेज होती है। उसके बाद मोनोपोली कैपिटलिज्म इतना शिफ्ट आता है, और उसके साथ साथ वो फाइनेंशियल कैपिटल की भी बात करता है, कंसंट्रेशन और कॉम्बिनेशन की। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए ये भी बता दें कि बेसिकली ये क्या चीज़ें हैं, ये कॉम्बिनेशन और कंसंट्रेशन और जो है मोनोपोली कैपिटलिज्म और कंपैरेटिव पर भी जरा बात कर लें। बाकी जी फाद, आप अगर मज़ीद कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, ये बहुत अच्छा, आई थिंक अयाज ने भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमें बैकग्राउंड दे दिया। खासतौर पे ये जो बात है कि ये जो लेनिन का ये जो पैम्फलेट था, ये इसके ओरिजिन जो था वो वर्ल्ड वॉर वन के अंदर ही था। कि ये वर्ल्ड वॉर वन जो थी वो एक बहुत इंटरेस्टिंग वॉर थी ना, अगर आप उसके बारे में देखें तो वो वॉर क्या है, मतलब जाहिर बात है बहुत इंटरेस्टिंग, मैं इस तरह से कोई लेकिन स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री तो हम उसको उसको एक उसको एज ए फिनोमेना, एज एन इवेंट जब आप देखते हैं तो उसके अंदर आपको ये देखिए, उसके अंदर क्या है कि चार जो आपके पास जो बड़ी इंपीरियलिस्ट पावर्स हैं, एम्पायर्स हैं ना, रशियन एम्पायर है, वेल रशिया तो इतनी बड़ी, लेकिन ब्रिटिश है, फ्रेंच है, उसके बाद जर्मन है और रशिया है। हाँ, ये जो है इन आपस में लड़ किस बात पे रहे हैं कि हमारे पास कॉलोनीज किसके पास नहीं है। जर्मनी का तो बहुत एक्सप्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू था ना कि इसका सारी कॉलोनी, सारे जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं या अनडेवलप कंट्रीज हैं, वो बेसिकली इंग्लैंड और फ्रांस ने हड़प कर लिए, तो हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो हमें भी कुछ दो। तो बेसिकली तो मतलब एक बहुत, अगर एक लेमैन और सादी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए वर्ल्ड वॉर वन की, तो वो यही थी कि उनको इस बात पे एतराज था कि हमें भी कॉलोनी चाहिए, हमारे हिस्से तो कुछ बचा ही नहीं है। तो वो तो ये इसके ऊपर जो मतलब इन अ वे ये बड़ी बड़ी एम्पायर्स जो हैं, ये सिर्फ जो अंडर डेवलप्ड कंट्री को एज ए रिसोर्स देख रहे हैं और उसके ऊपर लड़ रहे हैं। तो ये उनका लैंड चाहिए, उनके लोग चाहिए, उनके अंदर जो मादनियात हैं या उनके जो या वो एज अ मार्केट उनको चाहिए, जो भी है वो पूरे की पूरी जो ज्योग्राफी है या एक पर्टिकुलर कंट्री की, वो एक रिसोर्सेज है जिसके लिए ये लड़े। तो ये लेनिन के लिए वो उसके लिए ये बहुत इंटेलेक्चुअली जो था वो उसको मतलब उसको बहुत मेरे ख्याल में वो हिलाता था, उसको ये बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअली जो था उसको वो टीज भी करता था, कि उसके दिमाग में हर वक्त ये हलचल रहती थी कि ये हाउ वुड यू एक्चुअली एक्सप्लेन इट फ्रॉम सॉर्ट ऑफ from the emergence or development of capitalism at a global scale individually in countries के अंदर। और वो एक अगेन इसका मेरे ख्याल में, तो मैं अपने आप को जिस तरह से इसको समझा पाया हूँ वो देखिए कि इसका ताल्लुक जो है वो मार्क्स की अपनी क्राइसिस थ्योरी से भी है ना, कि क्राइसिस थ्योरी के अंदर जो खास तौर पे वो बात करते हैं, और हमारे पास आप लोगों ने जो पॉलिटिकल इकोनॉमी का सेशन डॉक्टर शरहान के साथ ये किया था, उसके अंदर भी वो लोग वो क्राइसिस थ्योरी के ऊपर आप लोगों ने डिटेल में बात की थी। तो जो सुनने वाले हैं वो वहां से भी जाके देख सकते हैं कि वो क्राइसिस की थ्योरी क्या है। वो एसेंशियली प्रॉफिटेबिलिटी का क्राइसिस है कि जो होम मार्केट के अंदर जो है फॉर वेरियस रीजन एक जो लोकल कैपिटलिस्ट है या लोकल जो प्रोड्यूसर है, मींस ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स हैं, उनके लिए एक दे हिट अ ब्रिक वॉल सो टू स्पीक। ठीक है, यानी कि वो एक ऐसी दीवार से जाके टकरा जाते हैं जिसके बाद जो है उनको मजीद प्रॉफिट बनाना जो है मुश्किल लगता है। और उसके लिए वो दो चीजों के लिए तलाश करते रहते हैं। या तो वो ये तलाश करते हैं कि वो जिन चीजों को बना रहे हैं उनको मजीद सस्ता बना लें, अपनी उनके अंदर जो लेबर कॉस्ट है वो कम कर दें, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ओवरऑल कम कर दें। तो वो टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेबर को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन वो भी उसकी भी एक वॉल आगे जाके उसकी एक अपर लिमिट है। जब वो भी हिट कर जाती है तो उनके लिए पास ये होता है कि सस्ती लेबर कहीं से ढूंढ, या तो सस्ती लेबर ढूंढ लें या अपने प्रोडक्ट की नई मार्केट को ढूंढ लें कहीं पे, कहीं और से जाके लोगों को ये चीजें बेचना शुरू कर दें। तो ये चीजें जो हैं, ये प्रॉफिटेबिलिटी का क्राइसिस जो मार्क्स ने अपनी किताबों के अंदर, अपनी राइटिंग्स के अंदर हमें जिसके बारे में बताया, लेनिन जो था वो ऑब्वियसली इसको उसको बहुत डिटेल और बहुत गौर से पढ़ा, और वो ये कहता था कि ये जो एक लिहाज से जो वॉर है, ये उसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि इन सारे के सारे मुल्कों के अंदर जो कैपिटलिज्म का क्राइसिस है वो क्या है, जिस तरह से अयाज ने भी हमें पहले कहा कि क्राइसिस है वो क्या है, और वो क्यों तलाश कर रहा है, ये क्यों ये सब लोग जो हैं ये कैपिटलिज्म जो है ये आपस में एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हैं, खास तौर पे कि ये रिसोर्स। अच्छा, एक जो बात हमें यहाँ पे अयाज ने हमें जिक्र किया कि वो रूडोल्फ हिल्फर्डिंग की किताब थी फाइनेंस कैपिटल के ऊपर, और वो इंग्लिश इकोनॉमिस्ट था जॉन हॉब्सन, उसकी किताब थी इंपीरियलिज्म के ऊपर। तो उसने उन चीजों को स्टडी करके उसने ये किताब इसके ऊपर काम करना शुरू किया। लेकिन वो इसके अंदर अगेन वो यही बात थी कि जी लेनिन की बहुत सारी राइटिंग जो थी वो इन रिस्पॉन्स टू सम अदर आर्ग्यूमेंट था ना। तो यहाँ पे भी जिस रिस्पॉन्स में वो आर्ग्यूमेंट दे रहा था, कार्ल काउचकी का एक थीसिस था कि जो कैपिटलिज्म है वो जो इंपीरियल पावर्स के लिए एक यूनाइटिंग फोर्स होगा। It will actually force them, this desire to make profit and to exploit will actually bring together different kind of capitalists together, and sort of it will put them under the table। और वो पूरी की पूरी जो हर दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही हैं, जो लेफ्ट विंग प्रोग्रेसिव मूवमेंट भी हैं, नेशनल इंडिपेंडेंस की मूवमेंट है कॉलोनीज के अंदर, उसके बाद और वो उसको सबड्यू कर लेंगे सारे मिलके इकट्ठे, चारों ये पावर्स मिलके, खासतौर पे ये इनको इकट्ठे मिलके सब मूवमेंट्स को सबड्यू कर लेंगे और ये मुत्तहद हो जाएंगे लेबर को, दुनिया की जो वर्किंग फोर्स है, मजदूर तबका है, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, उसका इस्तेसाल करने के लिए।